हेलो बच्चों, तो हम लोग पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस और लास्ट क्लास में हम लोग ने क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। क्लोनिंग वेक्टर्स में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, उन चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था और मुझे आशा है कि उस वीडियो को आपने ज़रूर देखा होगा और आपको जो बेसिक जो चीज़ें थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है। अब क्योंकि हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं बेटा, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, तो हमने जो भी प्रिंसिपल्स इन्वॉल्वमेंट होते हैं किसमें, बायोटेक्नोलॉजी में, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, उन चीजों को मैंने एक मोटी मोटी तौर पे मैंने आपको समझा दिया। अब हमें क्या देखना है कि क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे, किस तरीके से मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को करता हूं, उन चीजों को एक आउटलाइन आज मैं एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो में आपको बता रहा हूं। बहुत शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपका जो ये वीडियो होगा ये आपके अंदर एक आउटलाइन तैयार कर देगा कि आने वाले जो लेक्चर्स हैं इसमें मैं किस तरीके से आगे बढ़ूंगा, और हार्डली 3 से 4 लेक्चर में वो आपका खत्म हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। देखिए बेटा, मेरा पढ़ाने का जो तरीका होता है थोड़ा स्लो जरूर होता है, ताकि, लेकिन एक बात मैं इंश्योर कर सकता हूं कि मैं हर एक कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे छूटे ना और आपके दिमाग में वो चीज बस जाए। ठीक है बच्चों, चलिए। तो मैं यहां पर क्या आज पढ़ूंगा, प्रोसेसेस, वही मैंने लिख रखा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस, मतलब कौन कौन से प्रोसेस इस टेक्नोलॉजी में यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग बिल्कुल सिंपल से चीजें पढ़ेंगे बेटा, बिल्कुल एक आउटलाइन पढ़ेंगे, और मुझे लगता है ये चीज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगी। सुनते रहना बात ध्यान से। देखिए मैंने क्या एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, और एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या बोला कि मुझे, सपोज कीजिए, एक ह्यूमन ह्यूमन प्रोटीन ह्यूमन प्रोटीन को एक बैक्टीरियल सेल में बनवाना है। मैंने ऐसा क्यों किया है ये भी मैं आपको अभी कुछ देर में समझा दूंगा। बैक्टीरियल सेल में बनवाना है, मैंने क्या बोला कि मुझे एक ह्यूमन प्रोटीन को एक बैक्टीरियल सेल में बनवाना है। अब क्योंकि आप एक चैप्टर पढ़ के आए हैं, कौन सा बेटा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, और उसमें आपने एक चीज पढ़ा होगा कि अगर मैं प्रोटीन की बात करता हूं तो प्रोटीन इज ए एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर जीन। ठीक है। तो अगर मैं यहां पर अगर मैं ये चीज लिख दूं कि इट इज ए एक्सप्रेशन ऑफ, it is a expression of पर्टिकुलर जीन, तो आप बुरा नहीं मानेंगे? नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। तो मैंने क्या बोला, कोई भी प्रोटीन एक पर्टिकुलर जीन का क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। ठीक है। अब मुझे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं कि मुझे जीन को क्लोन करना होता है, मेरी जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्लोन करना होता है, और उसके बाद उसके एक्सप्रेशन को एंश्योर करना होता है, ताकि मैं जो प्रोडक्ट चाहता हूं उसको मैं वहां से निकाल सकूं। एम आई क्लियर? एम आई एब्सोल्युटली क्लियर? मुझे लगता है ये वाला पॉइंट मैं अगेन एंड अगेन आपको बता चुका हूं बेटा, और आपको ये चीज समझा भी चुका हूं। ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मुझे एक ह्यूमन प्रोटीन को एक बैक्टीरियल सेल में बनवाना है। ठीक है। अब ये प्रोटीन क्या है, एक पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन है। अब ये पर्टिकुलर जीन को मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर जीन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये जीन मुझे कहां से मिलेगी, डोनर सेल से मिलेगी। आइए देखते हैं। तो मैंने क्या बोला, ये मिलेगी मुझे डोनर सेल से। ठीक है। अब मैंने ये एज्यूम कर लिया कि ये जो ह्यूमन प्रोटीन है, मैंने ये एज्यूम कर लिया कि ये जो ह्यूमन प्रोटीन जो मैं बनवाना चाह रहा हूं, दैट इज इंसुलिन, इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो अगर मुझे इंसुलिन को बनवाना है तो मैं डोनर सेल के, जो मैं डोनर सेल लूंगा, दैट इज पेंक्रियाटिक सेल, क्योंकि आपको पता है कि पेंक्रियाटिक सेल्स के अंदर क्या होते हैं, सॉरी, पेंक्रियाटिक, अगर पेंक्रियास की मैं बात करूं तो पेंक्रियास में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, और उसमें जो बीटा सेल्स होती हैं वही क्या बेटा आपका इंसुलिन हार्मोन को बनाती हैं। ठीक है, चलिए
तो मैंने क्या बोला कि ये जो डोनर सेल्स हैं, ये मैंने क्या मान लिया कि ये क्या है, आपकी पेंक्रियाटिक सेल्स हैं, पेंक्रियाटिक सेल्स है, दैट इज बीटा सेल्स, दैट इज बीटा सेल्स। ये आपको पता है, ये आपको पता है, तो मैं बार बार उस चीज को यहां पर नहीं बताऊंगा, वो मैं बार बार उस चीज को नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए, पेंक्रियाटिक सेल्स। अब मुझे इस पेंक्रियाटिक सेल से क्या डीएनए को निकालना पड़ेगा, मुझे इस डीएनए को पेंक्रियाटिक सेल से निकालना पड़ेगा, और डीएनए से मैं उस जीन को एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, उस जीन को एक्सट्रैक्ट कर लूंगा जो कि इस इंसुलिन को कोड करती होगी। इतनी बात समझ में आ गई क्या, समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए, अब मुझे आप ये बताइए कि पेंक्रियाटिक सेल भी तो यूकैरियोटिक सेल है, मैं उसको, और एक बैक्टीरियल सेल भी सेल है, तो आप सर इस जीन को निकाल के एक अदर सेल में क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि बेटा मुझे अच्छी तरीके से पता है कि जो बैक्टीरियल सेल होती है दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन मच हायर, मच हायर देन यूकैरियोटिक सेल, ये तो हमको पता है, और ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, मच हायर देन यूकैरियोटिक सेल। अब एक बात और सुनिए बेटा ध्यान से, ठीक है। अगर मैं एक इकोलाई बेटा हमने बहुत ज्यादा स्टडी की हुई है, और हम जनरली इकोलाई बैक्टीरिया का ही यूज करते हैं इन सब चीजों को काम को कराने के लिए। हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ज्यादा से ज्यादा इकोलाई बैक्टीरिया का ही यूज करते हैं, तो इसीलिए मैं अगर बार बार इकोलाई नाम लेता हूं तो आप उसको एज ए बैक्टीरियल सेल ही समझ लीजिएगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि वो बैक्टीरिया तो है ही है, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या बोला कि अगर मैं एक इकोलाई को अगर एक प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट कर दूं और उसको प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स दे दूं जो कि उसके लिए नेसेसरी हैं, नेसेसरी जो एनवायरनमेंट्स अगर मैं क्रिएट करा दूं बेटा, तो वो बैक्टीरियल सेल 20 मिनट्स में अपने आप को रेप्लिकेट कर जाएगी। अब आप एक बात समझिए कि अगर मैं मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, मान लो मैंने लाखों बैक्टीरिया ले लिया और उनको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करा दिया, तो आप ये समझिए कि 20 मिनट के अंदर वो मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं लगभग कितने कम समय में बहुत तेजी से क्या बना सकता हूं, उस बैक्टीरिया को कल्चर कर सकता हूं, और उसके अंदर अगर मेरी कोई जीन है तो वो भी धीरे धीरे मतलब उस 20 मिनट में क्लोन हो जाएगी, ठीक है। और मैं ये जानता हूं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में मैं एक्चुअली क्या करना चाह रहा हूं, मैं अपने डिजायर्ड जीन को क्लोन करना चाह रहा हूं ताकि उसके एक्सप्रेशन को इंश्योर करके मैं उससे अपना प्रोडक्ट ले सकूं। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट फिर से आपको समझ में आ गया, ठीक। चलिए, अब मुझे इस जीन को इस बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर करना है, लेकिन ट्रांसफर करने के लिए बेटा मुझे जरूरत होगी वेक्टर की, ये मुझे पता है, ठीक है। मुझे चाहिए वेक्टर की, ठीक है, वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। और ये जो वेक्टर होने वाला है बच्चा, वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका प्लाज्मिड, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई क्या, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब सुनते रहना बेटा बात ध्यान से। तो मैंने क्या बोला कि अब मैंने प्लाज्मिड ले लिया जो कि वेक्टर की तरह काम करेगा, और जीन ले लिया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे चलता हूं, इधर देखो, मैंने क्या लिया, डोनर डोनर डीएनए लिया। सुनते रहना बेटा बात ध्यान से, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे। डोनर डीएनए को मैंने कट किया एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, ठीक है। और इससे मैंने अपने डिजायर्ड या एलियन डीएनए को या जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाल लिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई क्या बच्चों, आ गई बात समझ में, ठीक है। वैसे ही मैंने क्या किया, मैंने वेक्टर लिया, और वेक्टर में क्या है बेटा, आपका प्लाज्मिड है, ठीक। और इसको मैंने कट किया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, इसको मैंने कट किया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, और फिर मैंने क्या किया, ठीक,
ठीक है बच्चों, अब जब मैंने कट किया, अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को बेटा मैं इसमें लाइगेट कर दूंगा डीएनए लाइगेज की हेल्प से, लाइगेज एंजाइम की हेल्प से। ठीक है, और मुझे क्या बन जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल जाएगा। ये वाला पॉइंट मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बना लिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनवा लिया। ठीक अब मैंने क्या करना है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसको मैं क्लोन कराना चाहता हूं। ठीक है, तो अब मैं इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर करूंगा। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक बैक्टीरियल सेल में मैंने क्या किया बच्चा, ट्रांसफर कर दिया। ये लीजिए, मैंने बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब क्यों किया, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि बैक्टीरियल सेल का जो रेट ऑफ रेप्लिकेशन है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो रेट ऑफ रेप्लिकेशन है, इट इज मच हायर देन यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है बच्चों, चलिए अब सिंपल सी बात है, अगर मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर कर रहा हूं तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूं, ट्रांसफॉर्मेशन। और इस चीज को मैं बार बार अगेन एंड अगेन आपको अच्छी तरीके से पढ़ा चुका हूं। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो एक सेपरेट वीडियो में ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ाकर बता दूंगा। ठीक है, इस प्रोसेस को मैंने क्या बोला, ट्रांसफॉर्मेशन। और इट इज ए मेथड ऑफ, याद रखिएगा, इट इज ए मेथड ऑफ lateral gene transfer. It is not the sexual reproduction. ठीक है, it is the method of lateral gene transfer. आ गई बात समझ में? ठीक बच्चों, इट इज ए मेथड ऑफ लेटरल जीन ट्रांसफर। चलिए, ये वाला पॉइंट भी मुझे समझ में आ गया। ठीक बच्चों, चलिए, तो ये मैंने बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब ईच बैक्टीरियल सेल डजंट पिक एलियन डीएनए। मैंने क्या बोला, ईच बैक्टीरियल सेल डजंट पिक एलियन डीएनए। ठीक है, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सारे के सारे जो बैक्टीरियल सेल होंगे बेटा, मैं उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को नहीं पहुंचा पाऊंगा। कुछ ऐसे बैक्टीरियल सेल्स भी होंगे जिसके अंदर मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो इसको भी मैं यहां पर लिख देता हूं। ईच बैक्टीरियल सेल doesn't pick alien, sorry, recombinant DNA doesn't pick recombinant DNA। ठीक बच्चों, ठीक, तो इसमें से कुछ बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म्ड होंगी और कुछ बैक्टीरियल सेल ट्रांसफॉर्म नहीं होंगी। ठीक है, आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये बैक्टीरियल सेल जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंच गया है, ऐसी बैक्टीरियल सेल्स को मैं बोलूंगा ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल्स। आ गई बच्चे बात समझ में? ऐसी सेल्स को मैं क्या बोलूंगा, ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल्स। ठीक है, और जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं पहुंचेगा, उनको मैं क्या बोलूंगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। ठीक बच्चा, चलिए, ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया इसको। ठीक है, लेकिन अब मुझे एक बात बताइए बेटा कि मैं एक इंडस्ट्री को लगाया हूं। ठीक है, मुझे
ज्यादा प्रॉफिट चाहिए और मुझे नुकसान को अपने कम करना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे बताइए कि मैं कौन से बैक्टीरिया को क्लोन करना चाहूंगा, कौन से बैक्टीरिया को कल्चर करना चाहूंगा। उसी बैक्टीरिया को कल्चर करना चाहूंगा जिससे मुझे प्रोडक्ट मिले। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब मुझे यह बताइए कि क्या मुझे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से मिलेगा प्रोडक्ट? नहीं मिलेगा। किससे मिलेगा? ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल से। तो मैं इसी को आगे कल्चर करना पाऊंगा। लेकिन अब बेटा मेरे पास ऐसे माइक्रोस्कोपिक आई तो है नहीं कि मैं देखकर पता लगा सकूं कि कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं और कौन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए मुझे एक प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, वो जब मैं आपको क्लोनिंग वेक्टर्स पढ़ा रहा था तो मैंने उसको लिए, जो क्लोनिंग वेक्टर्स में जो आपके फीचर्स होने चाहिए उसको मैंने इसीलिए एक्सप्लेन किया था। तो इसको बेटा मुझे डिस्टिंग्विश करने के लिए नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट से मुझे एक प्रोसेस करना पड़ेगा जिसको मैं क्या बोलूंगा, सिलेक्शन या स्क्रीनिंग। ठीक बच्चों, मैं क्या बोलूंगा, सिलेक्शन या स्क्रीनिंग समझाऊंगा। ये सारी प्रोसेसेस मैं आपको बेटा समझाने वाला हूं। ठीक है, सिलेक्शन या स्क्रीनिंग बोल। अब मैंने सिलेक्शन या स्क्रीनिंग करके ये पता लगा लिया कि कौन कौन से ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल्स हैं। ठीक है, अब इसी ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल्स को ही मैं आगे क्या करना चाहूंगा, कल्चर करना चाहूंगा। ठीक है, ठीक बच्चों, तो मैंने इसको कल्चर कर लिया। कल्चर कैसे करूंगा? मैं इस ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल को अनलिमिटेड न्यूट्रिएंट्स दे दूंगा, एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करा दूंगा, ताकि ये बैक्टीरियल सेल जो कि ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से क्या हो पाए, क्लोन हो पाए, कल्चर हो पाए। ठीक है, आ गई बात समझ में बेटा? अनलिमिटेड, मैंने यहां पर क्या क्या प्रोवाइड कर दिया, न्यूट्रिएंट्स। और जब मैंने अनलिमिटेड न्यूट्रिएंट्स दे दिया तो ये क्या हो गया बेटा, कल्चर हो गया। ठीक, अब कल्चर करा दिया तो जब ये रेप्लिकेट करेगा तो इसके अंदर जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी रेप्लिकेट हो रहा होगा। लेकिन मुझे मेरा जो मकसद है, क्या मुझे इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या मेरा क्लोनिंग ही मकसद है? नहीं, मेरा मकसद है क्या, प्रोटीन पाना, प्रोडक्ट को निकालना बैक्टीरियल सेल्स के। मेरा मकसद ये है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस कल्चर्ड बैक्टीरिया में एंश्योर करूंगा क्या, इसका एक्सप्रेशन, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका एक्सप्रेशन को एंश्योर करूंगा। तो एंश्योर, इसको हम आने वाली स्लाइड में ले लेते हैं बेटा। एंश्योर एक्सप्रेशन ऑफ जीन। ठीक है, और मैं एक्सप्रेशन को कैसे एंश्योर कर सकता हूं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन को एंश्योर करके, ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या बच्चों? ठीक है, ये वाला पॉइंट भी सर मुझे समझ में आ गया। ठीक, चलिए, इतना बात समझ में आया क्या? बिल्कुल समझ में आ गया। अब इसके बाद मैं जब एक्सप्रेशन को एंश्योर कर लिया तो अब मुझे क्या मिलेगा बेटा, प्रोटीन मिलेगा। और इस प्रोटीन को मैं सिंथेसाइज कराऊंगा बहुत बड़े बड़े बायोरिएक्टर्स में। बायोरिएक्टर्स होंगे बेटा, बायोरिएक्टर्स। ठीक है, और इस बायोरिएक्टर्स में मैं क्या करा रहा हूं बेटा, बायोसिंथेसिस की प्रोसेस करा रहा हूं। क्या करा रहा हूं? बायोसिंथेसिस की प्रोसेस करा रहा हूं। बायोसिंथेसिस की प्रोसेस करा रहा हूं। ठीक है, अब मैंने इन बायोरिएक्टर्स में अपने प्रोडक्ट को बनवा लिया, दैट इज ह्यूमन इंसुलिन, है ना। मैंने बायोसिंथेसिस किसका कराया बेटा, बताइए? मैंने कराया है ह्यूमन इंसुलिन का।
ह्यूमन इंसुलिन का। इतनी बात समझ में आई क्या? अब इस बायोसिंथेसिस की कराने के बाद मुझे क्या कराना पड़ेगा? जो प्रोडक्ट होगा उसको मैं आइसोलेट करूंगा। आइसोलेट करने के बाद मैं उसको प्यूरिफाई करूंगा, मतलब प्यूरिफिकेशन करूंगा, प्यूरिफाई करूंगा। और प्यूरिफाई करने के बाद मैं उसको स्टेबलाइज करूंगा। और स्टेबलाइज करने के बाद मैं उसको मार्केट में बेच दूंगा। यही तो मेरा मकसद था। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड स्टेबलाइजेशन, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं बेटा? डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। आ गई बात समझ में? ठीक, तो मैंने यहां पर हर एक स्टेप को आपको जो भी मैं आगे पढ़ाने वाला हूं उसका एक चिट्ठा आप बोल सकते हैं, ठीक है, उसका एक आउटलाइन बोल सकते हैं, वो मैंने आज आपको पढ़ाया है कि किस तरीके से आपको इस चैप्टर्स में आगे बढ़ना है। और बिलीव मानिए, ये जो अगर आपने इस आउटलाइन को बिना देखे कम से कम घर में 3 से 4 बार इसको अपने मन से जब बना लेंगे बेटा, तो आपके दिमाग में कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि मुझे किस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ना है। बिलीव मानिए, ये जो आज का लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, चलिए तो मैं वापस से एक बार रिपीट करता हूं। ठीक है, आइए अब मुझे यहां पर एक चीज आपसे पूछनी है, जिसके लिए इसीलिए मैंने जगह छोड़ दिया था। ठीक है, मैंने क्या करना है, मैंने एक ह्यूमन प्रोटीन को एक बैक्टीरियल सेल में बनवा रहा हूं। ये यूकैरियोटिक सेल है और ये प्रोकैरियोटिक सेल है। मुझे ये बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि मैं ह्यूमन प्रोटीन को एक बैक्टीरियल सेल में बनवा पा रहा हूं? यस, इट इज पॉसिबल। बिकॉज क्यों? क्योंकि जेनेटिक कोड क्या होता है बेटा, आपका यूनिवर्सल होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि इस प्रोटीन को, इस ह्यूमन प्रोटीन को मैं इस बैक्टीरियल सेल में इसलिए बनवा पा रहा हूं क्योंकि क्योंकि आपका जो जेनेटिक कोड होता है, जेनेटिक कोड है, वो क्या है बेटा, आपका यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल है। इसका मतलब आप पहले भी जानते हैं, है ना? जेनेटिक कोड यूनिवर्सल कहने का मतलब क्या है बेटा? सिंपल सी बात है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर कोडॉन, पर्टिकुलर कोडॉन जो एक अमीनो एसिड को कोड करेगा इन ह्यूमन सेल, वही पर्टिकुलर कोडॉन पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होने के कारण ही मैं एक ह्यूमन प्रोटीन को एक बैक्टीरियल सेल में बनवा पा रहा हूं। ये क्वेश्चन आ चुका है और इसीलिए मैं आपको ये बहुत एम्फेसाइज करके ये चीज बता रहा हूं कि इस चीज को जरूर याद रखिएगा कि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होने के कारण ही मैं एक ह्यूमन प्रोटीन को एक बैक्टीरियल सेल में बनवा पा रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या किया, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में मुझे एक ह्यूमन प्रोटीन को एक बैक्टीरियल सेल के अंदर बनवाना था। ठीक है, अब ह्यूमन प्रोटीन मैंने क्या लिया, इंसुलिन। इंसुलिन कहां पे बनता है आपका, पेंक्रियाज में बनता है। पेंक्रियाज में आपकी क्या होती है बेटा, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती है, उसके अंदर बीटा सेल्स होती है और बीटा सेल के अंदर क्या होगा, डीएनए होगा। तो उस डीएनए को मैं क्या करूंगा, आइसोलेट करूंगा, उसको कट करूंगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। मैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करूंगा, उसको वेक्टर के साथ क्या करूंगा, लाइगेट करूंगा। क्या बनाऊंगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनवाऊंगा। मैंने क्या बनवाया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनवाया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैं बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर करूंगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। और पूरी की पूरी जो बैक्टीरियल सेल्स हैं वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएंगी, कुछ
होंगे ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल्स, कुछ होंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। इनको मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी ट्रांसफॉर्म्ड है और कौन सी नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। फिर मैं क्या करूंगा, इसके इस प्रोसेस को मैं करने के लिए मैं स्क्रीनिंग या सिलेक्शन का सहारा लूंगा, और यहीं पर व्हाइट ब्लू जो स्क्रीनिंग मैंने बताई थी वो चीज मैं आपको बेटा पढ़ाऊंगा इसी के अंदर। ठीक है, चलिए ठीक है। फिर मैंने जब पता लगा लिया कि कौन सी सेल क्या है आपकी ट्रांसफॉर्म, फिर मैं उसको कल्चर करूंगा। कल्चर करने के बाद मैं उसके जीन ऑफ एक्सप्रेशन को क्या करूंगा, एंश्योर करूंगा। एंश्योर करने के लिए मुझे सिंपल सी काम करना है, मैं उसके ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को एंश्योर करूंगा। सिंपल सी, जब मैं एंश्योर कर लूंगा तो ये बायोरिएक्टर से मुझे क्या मिलेंगे, मेरे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, जिसको मैंने क्या बोला, बायोसिंथेसिस। और बायोसिंथेसिस के बाद जो बायोरिएक्टर्स में जो मेरा प्रोडक्ट बना है उसको मैं क्या करूंगा, आइसोलेट करूंगा, यानी कि आइसोलेशन की प्रोसेस करूंगा। फिर मैं उसको प्यूरिफाई करूंगा, जिसको प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस बोलेंगे। और उसके बाद फिर मैं स्टेबलाइज करके उसको मार्केट में बेच दूंगा। और इस प्रोसेस को आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड स्टेबलाइजेशन, ये तीनों प्रोसेस आते हैं आपके डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस कराते हैं। क्या कराते हैं बेटा, डाउन स्ट्रीमिंग। ठीक है, क्या कराते हैं, डाउन स्ट्रीमिंग या डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। ठीक है, तो ये वाला जो आपको ये जो मैंने आपको पढ़ाया बेटा, मुझे लगता है कि ये वाला पॉइंट अब आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया। ठीक बच्चों, चलिए तो अब जो हम लोग अगला लेक्चर पढ़ेंगे उसमें अब आपको बिल्कुल, आपको जब ये लेक्चर पढ़ने के बाद आप फटाफट अपने मन से जितनी भी प्रोसेस मैंने बताई इसको आप बिना देखे अपनी कॉपी में बनाइएगा। और बिलीव मानिए कि ये आपको बहुत सहारा करेगा कि हम किस तरीके से इस चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इस चैप्टर का जो नेक्स्ट वीडियो है वो कल ही लेके आएंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, बहुत सारे नोटिफिकेशन भी आ गए हैं। जब नोटिफिकेशन आएगा एनटीए का, और तो जो बेसिक जो नोटिफिकेशन होगा बेटा उसके बारे में भी मैं आपको बात करूंगा। ठीक है, और भी कोई अगर आपको सहारा लेना होगा, मतलब तो आप मुझे कोई भी क्वेरीज होंगी तो आप मुझसे उससे पूछ सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई जरूर कीजिएगा कि आपको जो मैं ये बना रहा हूँ ये आपको लेक्चर्स कैसे पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।